हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा ट्यूशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 11। यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। तो दोस्तों, यह बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाने की घोषणा कब की गई। तो इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि सन 1972 ईस्वी में, कब, सन 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। कहेंगे कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि पर्यावरण की सुरक्षा करना या पर्यावरण के प्रति हम लोग कैसे जागरूक हो सकते हैं या पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो कहा जाए कि प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। दोस्तों, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि भारत में पर्यावरण रक्षा हेतु सन 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो क्वेश्चन पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया या कब लागू किया गया। तो सन 1986 ईस्वी में। और ये बात की जाए कि सन 2021 की विश्व पर्यावरण की थीम क्या थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। क्योंकि दोस्तों, सबसे अधिक क्वेश्चन थीम से ही पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो विश्व पर्यावरण 2021 की थीम थी तो पारिस्थितिकी तंत्र बहाली थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो ऑप्शन है आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है। तो वह है ओजोन स्तर। ओजोन स्तर आपका समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पर? समताप मंडल में पाया जाता है। तो दोस्तों, समताप मंडल की यदि मुख्य विशेषता कहा जाए तो समताप मंडल की मुख्य विशेषता जो है वह है कि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि क्षोभ मंडल की बात की जाए तो यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल है। सबसे गर्म मंडल भी यही है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं भी होती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन है वायु, तालाब, जल या मृदा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि बात की जाए इसका राइट आंसर क्या है तो तालाब आपका जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है आपका तालाब। दोस्तों, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके जल में जैव एवं अजैव यौगिकों के अंश पौधे एवं प्राणी मिलते हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि यहाँ पर तालाब जो है, तालाब में जो जल पाए जाते हैं वहाँ पर जल में अनेक जैविक या अजैविक घटक पाए जाते हैं या यौगिकों के अंश पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। इसलिए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र वह होता है जहाँ पर क्या होते हैं, जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि तालाब में क्या है, आपके चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो सभी प्रकार के जीव मिल रहे हैं या जीवों के अंश मिल रहे हैं और पौधे भी मिल रहे हैं। तालाब के जल में उपस्थित बड़े बड़े जीव जंतुओं के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो तालाब के जल में जो उपस्थित बड़े बड़े जीव हैं, जैसे व्हेल मछली या बड़ी बड़ी मछलियां हैं या मगरमच्छ जैसे जीव, उनके साथ छोटे छोटे जीव भी उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है स्थल मंडल में। यह सभी को पता होगा कि सबसे अधिक मात्रा में पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, स्थल मंडल में, क्योंकि स्थल मंडल पे
पेड़ पौधों के उगने के लिए या उनके विकास करने के लिए सभी चीज़ें पाई जाती हैं, सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा है अधिकतर शब्द। जलमंडल में भी पाया जाता है, लेकिन क्या है, वहाँ पर अधिकतर नहीं पाया जाता, सबसे अधिक नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में तो पाया ही नहीं जाता, प्रकाश मंडल में तो पाया ही नहीं जाता, जलमंडल में पाया जाता है लेकिन वह कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हमारा स्थल मंडल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर। दोस्तों हम कंफ्यूज होते हैं कि स्कैवेंजर किसे कहते हैं और डीकम्पोजर किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको भी हम बारीकी से थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि बात की जाए कि स्कैवेंजर को हम अपमार्जक के नाम से जानते हैं, यह इसे हम मेहतर भी कहते हैं। डीकम्पोजर आपका यह है, डीकम्पोजर को हम हिंदी में अवघटक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि स्कैवेंजर या अपमार्जक क्या होता है, वहाँ तो क्वेश्चन में पूछा है कि मृत जंतुओं अर्थात मृत जंतुओं पर पूछा है, यह नहीं पूछा है कि मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी कौन हैं। जब जंतु पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि वह हमेशा स्कैवेंजर होंगे, अपमार्जक होंगे। दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि ऐसे जीव जैसे ऐसे जीव जो क्या करते हैं, जो मृत जंतु होते हैं यदि मर जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं और वह इसको साफ भी कर देते हैं। इसलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा। जैसे मान लीजिए आपका गिद्ध हो गया, क्या हो गया आपका गिद्ध, यह क्या करते हैं, मृत जंतुओं को खाते हैं, उसको मिट्टी में नहीं मिलाते बल्कि वह खाकर क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। और क्या होता है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। और गिद्ध को मेहतर भी कहा जाता है, मेहतर भी कहा जाता है और इसको सफाई कर्मी भी कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहता है, गिद्ध को। अब जैसे मान लीजिए कुत्ता हो गया, कुत्ते भी क्या करते हैं, मृत जंतुओं को खाकर अपना भोजन के रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं और इसकी सफाई भी कर देते हैं। जबकि जो डीकम्पोजर है, यह जो डीकम्पोजर है, यह जिसको हम अपघटक के नाम से जानते हैं, यह जो होता है, यह मृत जीव जंतुओं को, मृत जीव जंतुओं, चाहे वह जंतु हो, चाहे वह जीव हो, वह चाहे सड़े गले पदार्थ हो, उनको क्या करता है, जो अपघटक होता है वह उससे भोजन प्राप्त करता है और जो शेष बचते हैं उनको मिट्टी में पुनः क्या करता है, अपघटित कर देता है। इसलिए इसको अपघटक या डीकम्पोजर बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमें यह बताना है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किससे वायु प्रदूषण फैलता है। तो धुआं और कुहासा यह भी सही है, वाहनों से निकलने वाली गैस यह भी सही है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस यह भी सही है। क्योंकि दोस्तों चाहे वह धुआं व कुहासा हो या वाहनों से निकलने वाली गैस हो या जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, यह सभी क्या है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए राइट आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, या बनाए गए नियम जो हैं वह किनके प्रयोग को या किसके प्रयोग को रोकता है। तो ऑप्शन है कागज़ के थैले का, प्लास्टिक के थैले का, नायलॉन के थैले का या चमड़े के थैले का। तो दोस्तों हमने देखा है कि जो प्रदूषण से रोकने के लिए किस पर रोक लगाई गई है, प्लास्टिक के थैले पर। किसके, प्लास्टिक के थैले पर। क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि वह क्या होती है, वह अपघटित नहीं होती है, उसको हम अपघटित नहीं कर सकते हैं या यह सड़ गल नहीं सकती है। इसलिए प्लास्टिक के थैले पर रोक लगा दी गई है। इसके स्थान पर कागज़ के थैले को मान्य किया गया है। जबकि कागज़ के थैले क्या सड़ गल जाते हैं, नायलॉन के थैले भी क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, या चमड़े के थैले भी क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं। जबकि हमारा राइट आंसर क्या है, प्लास्टिक के थैले। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। ऑप्शन है 45%, 23%, 40% या 21%। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा 21%, 21%। क्योंकि हमने देखा है, हमने इससे पहले भी प्रैक्टिस में बताया है कि
सबसे अधिक मंडन, चाहे वह हवा में पूछे चाहे वह वायुमंडल में पूछे, तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। जबकि इसके बाद ऑक्सीजन गैस 21% पाई जाती है। और जो 1% गैस बचती है उनमें अन्य गैसें पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। तो राइट आंसर है हमारा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या ये सभी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है केल्विन। केल्विन ही क्या है? हमारा परम तापक्रम पैमाना है। यदि बात की जाए कि परम ताप को हम किससे या किस अंग्रेजी अक्षर से सूचित कर सकते हैं, तो इसको हम टी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण, तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह हमेशा हरे पेड़ पौधे में होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सभी पौधों द्वारा और सभी हरे पौधों द्वारा। तो दोस्तों अगर सभी हरे पौधे दे दे तब आप सभी हरे पौधों पर मानेंगे, तो राइट आंसर हमारा सभी हरे पौधों द्वारा। जबकि सभी पौधों द्वारा दिया गया है तो सभी पौधों में आपके जीवित पौधे भी आ जाएंगे और अजीवित पौधे भी आ जाएंगे, इसलिए सभी पौधे द्वारा यह आपका गलत है। जबकि सभी हरे पौधों द्वारा ही क्या होती है, या सभी हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन है फॉन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। तो दोस्तों यह सभी हम जानते हैं कि जो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है वह डेसिबल में मापा जाता है। कितने में? डेसिबल में मापा जाता है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तक की ध्वनि क्या करता है? सहन कर सकता है। यदि बात की जाए कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वह कितने डेसिबल की ध्वनि क्या करता है? सहन कर सकता है, तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है। यदि बात की जाए कि इससे अधिक डेसिबल की आवाज़ जो होती है वह शोर की श्रेणी में आती है, और जब शोर की श्रेणी में आ जाती है तो उससे क्या होती है? उसी से ध्वनि प्रदूषण कहता है फैलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन है कागज़, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन है, तो वह है आपका प्लास्टिक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? आपका प्लास्टिक हो गया। जबकि कागज़ क्या होता है? यह सड़ गल जाता है, कपड़ा भी सड़ गल जाता है और धातु भी क्या होती है? सड़ गल जाती है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा है जो क्या होता है? अपघटित नहीं होता है, यह नहीं सड़ गल सकता है, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन है? प्लास्टिक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, या चिड़ियाघर में जो उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। तो दोस्तों राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर हमारा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी सामग्री ले जाना, या खाने के लिए बहुत सामग्री ले जाना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मना कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या खाता है हमें नहीं मालूम है, तो उसके लिए बहुत सारी सामग्री ले जाएंगे, उससे तो हम परेशान होंगे ही, और उसको कहाँ जहाँ पर कूड़ा कचरा के रूप में फेंकेंगे उससे क्या हो जाएगा? आपको प्रदूषण ही होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अनुमति नहीं दे सकते हैं। जबकि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगा सकते हैं, यह सही है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनको फ़ोटो एकत्रित करना, यह भी कर सकते हैं। जबकि चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग कॉपी के साथ ले जाना, यह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यदि बात की जाए नेगेटिव आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? कि एक बीज अंकुरण के बारे में हम किस तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना,
कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर हमारा कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। क्योंकि दोस्तों इस तरीके को अपनाकर हम अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे कि एक अंकुरित बीज लेकर आएंगे, अंकुरित बीज को लाकर क्या करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे और जो अंकुरण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम बारीकी से बताएंगे। जब बच्चे प्रत्यक्ष रूप से अंकुरित बीज को देखेंगे तो वह उसके बारे में अधिक समझ सकते हैं, या हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिससे लौह तत्व की कमी, और मीरा दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि मीरा और दिव्या 2 लड़कियां हैं। मीरा क्या खाती है? मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाती है, जबकि दिव्या क्या करती है, वह ऐसे भोजन का उपयोग करती है जिसमें क्या होती है, लौह तत्व की कमी है। तो पूछा है कि इन दोनों को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन है हमारा कि मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, और मोटापा और एनीमिया। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा मोटापा और एनीमिया। क्योंकि दोस्तों क्या है, मीरा समोसे और कटलेट और डबल रोटी खाती है, जिससे क्या होता है, मोटापा हो सकता है या मोटापा होगा। और जबकि जो दिव्या है वह कैसा भोजन कर रही है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिएगा कि दोस्तों वीडियो को देखते तो बहुत से लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए। आपको यहाँ पर किसी भी परीक्षा से संबंधित सभी विषय की फ्री क्लास अवेलेबल कराई जाएगी। आप लोग जिस भी विषय की फ्री क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करिए, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। या तो प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट के बारे में बोलिए, या डिटेल चाहिए तो डिटेल के बारे में बोलिए। आपको सभी विषय की फ्री क्लास अवेलेबल होगी। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।